हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछला वीडियो में हाइलो अल्केन का कुछ क्वेश्चन बना रहे थे। कुछ क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ पर कुछ कन्वर्सन है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सन्स। नंबर ए है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। तो पहले हम नंबर ए बनाते हैं। इथेनॉल, ईथ का मतलब होता है दो कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल। इसका मतलब दो कार्बन का अल्कोहल, ये हो गया इथेनॉल। बनाना क्या है, ब्यूट वन आयन। ब्यूट मतलब हो गया चार कार्बन और पहला पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक दो तीन चार, और पहला कार्बन पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये कंपाउंड हम लोगों को बनाना है। अब हम लोग दोनों कंपाउंड को कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर दो कार्बन है और यहाँ पर एक दो तीन चार कार्बन है, मतलब हमको कार्बन की संख्या बढ़ाना भी है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर OH को हटा करके क्लोरीन या ब्रोमीन लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा, ये हमारा अल्कोहल है। अगर हम इसको SOCl2 से कराएंगे रिएक्शन, तो जहाँ पर OH है वहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl, और CH3CH2 Cl आ गया। अब हमको Cl को हटा करके ये ग्रुप लगाना पड़ेगा, तब जा करके जो कंपाउंड हम बनाना चाह रहे हैं वो बनेगा। तो इसके लिए भी हम जिस रिएक्शन का यूज़ करेंगे वो हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना था। वहाँ एक रिएक्शन था SC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए ये इथाइन है। अगर इसको हम लोग सोडामाइड के साथ कराएंगे रिएक्शन NaNH2 के साथ, लिक्विड अमोनिया में 196 केल्विन पर, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा, है ना। पहले ये कंपाउंड मेरा टूट जाएगा सोडियम प्लस और NH2- में, और यहाँ से जो H+ बाहर निकलेगा वो इसके साथ मिल करके अमोनिया बना लेगा NH3, और SC ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ रह जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ से H+ बाहर गया तो माइनस छोड़ के बाहर जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा सोडियम प्लस, आगे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का हम यहाँ यूज करेंगे। अब इसको हम लोग इस कंपाउंड से कराएंगे रिएक्शन NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको यहाँ उल्टा करके लिखे हुए। तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, NaCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके बाद आ जाएगा ये कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए हमारा जो कंपाउंड ब्यूट वन आयन जो बोला जा रहा था बन गया। ये 3 स्टेप में हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप में हुआ। तो हम लोग ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन यूज किए हैं इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़े हुए। ये 11th का रिएक्शन है। बी नंबर में क्या है हमारा, इथेन से बनाना है ब्रोमो इथेन। इथेन का मतलब हो गया दो कार्बन, CH3 ये हो गया हमारा इथेन, और बनाना क्या हमको, ब्रोमो इथेन, CH3CH2, और यहाँ पे ब्रोमीन लगाना। ये सिंपल रिएक्शन है। अगर हम अल्केन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन हट गया, वहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन, साथ में HBr भी बाहर निकलेगा। लेकिन कन्वर्सन में सब कुछ नहीं लिखा जाता है, जो कंपाउंड हमको बनाने के लिए बोला जा रहा है सिर्फ उसी को लिखते हैं हम लोग। तो ये बी नंबर का आंसर हो गया। सी नंबर में क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल से बनाना है इथाइल फ्लोराइड। दो कार्बन का अल्कोहल है, हमको बनाना है इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल CH3 CH2OH, और बनाने के लिए बोला जा रहा है CH3 CH2F। तो हम लोग इस चैप्टर में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़े हैं जहाँ OH को हटा के हम डायरेक्ट फ्लोरीन लगा सकें। हाँ, क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा करके, मतलब अगर ऐसा कंपाउंड रहता CH3 CH2, अगर यहाँ Cl रहता तो ये Cl को हटा करके फ्लोरीन लगाने का हमारे पास है रिएक्शन, है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन। अगर हम इसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट करेंगे इस कंपाउंड को, तो यहाँ हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, जहाँ Cl है वहाँ F आ जाएगा और AgCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरा ये कंपाउंड बन जाता है। लेकिन हमको इस कंपाउंड से इस कंपाउंड को बनाने बोल रहा है, तो पहले हम लोग इस कंपाउंड को, अल्कोहल को क्लोराइड में चेंज करेंगे। अब अल्कोहल को क्लोराइड में हम चेंज कर सकते हैं,
कैसे? SOCl2 के साथ रिएक्शन करके। और भी तरीका है, PCl5 है, PCl3 है, HCl है, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इथेनॉल को हम लोग इथाइल क्लोराइड में चेंज करेंगे और फिर इथाइल क्लोराइड से हम लोग क्या बनाएं? इथाइल फ्लोराइड। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटान 1 ऑल 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूट 1 इन। मतलब इन तीनों कंपाउंड से हमको क्या बनाना है? 1 आयोडोब्यूटेन। इसके लिए हमको इक्वेशन लिखना है, मतलब ये भी कन्वर्सन है। नंबर ए में क्या है? ब्यूटान 1 ऑल, 4 कार्बन का अल्कोहल होगा और नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप 1 ऑल। तो इस कंपाउंड से हम लोगों को बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन, मतलब यहाँ भी 4 कार्बन रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या लगा रहेगा? आयोडीन। तो दोनों कंपाउंड को हम तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं? जहाँ पर OH ग्रुप है वहाँ पर क्या लगाना है? आयोडीन। तो क्या हम लोग ऐसा कोई रिएक्शन पढ़े हैं जहाँ OH को हटा के हम लोग आयोडीन लगा सकते हैं? तो हमारे पास रिएक्शन है, देखिए यहाँ OH है, उसके स्थान पे क्या आ गया? आयोडीन। HI के साथ हीट करने पर एक और तरीका है ना। देखिए अल्कोहल है, इसको रेड फास्फोरस और I2 के साथ हीट करने पर जहाँ OH होता है वहाँ पर क्या आता है? आयोडीन। तो इस रिएक्शन का उपयोग करके हम लोग इसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एरो पर रेड फास्फोरस और I2 करके हीट करेंगे तो जो कंपाउंड हमें बोला जा रहा था वो बन जाएगा। तो नंबर 1 का आंसर हो गया। नंबर बी में क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन है और 1 पे लगा हुआ है क्लोरीन। इससे हम लोगों को क्या बनाना है? 1 आयोडोब्यूटेन, मतलब यहाँ भी 4 कार्बन रहेगा और नंबर 1 पे क्या लगा रहेगा? आयोडीन। दोनों कंपाउंड को हम कंपेरिजन करते हैं तो दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है, लेकिन जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ आयोडीन लाना है। तो क्या ऐसा कोई रिएक्शन है जिससे हम लोग क्लोरीन को हटा के आयोडीन लगा सकते हैं? बिल्कुल है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर अगर अल्काइल क्लोराइड है उसको सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ हीट करेंगे तो जहाँ क्लोरीन है वहाँ क्या आ गया? आयोडीन। तो अभी हम लोग इस रिएक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ एरो पे लिख देते हैं सोडियम आयोडाइड, एसीटोन और हीट का साइन, कन्वर्सन में सारे कंडीशन को एरो पे लिखा जाता है। देखिए ये कंपाउंड इस कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया। तो कन्वर्सन बनाने के लिए रिएक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है। नंबर सी में क्या है? ब्यूट 1 इन, अर्थात 4 कार्बन है और पहला कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अभी इससे हम लोगों को बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। यहाँ भी 4 कार्बन का चेन रहेगा और किनारे में रहेगा आयोडीन। अब दोनों कंपाउंड को कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड हटा करके इस कार्बन पर H लाना है और इस कार्बन पर आयोडीन लाना है। अगर यहाँ H और यहाँ आयोडीन आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ज़रा हम लोग गौर फरमाते हैं, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो ये एंटी मार्कोवनिकोव है। अगर हम लोग सीधे इसको HI के साथ कराएंगे रिएक्शन, HI के साथ, तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा। HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और आयोडीन यहाँ पे आएगा। हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पर जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो मेरा 2 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। और हम लोग यहाँ पेरोक्साइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एंटी मार्कोवनिकोव, क्योंकि एंटी मार्कोवनिकोव सिर्फ और सिर्फ HBr में होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इस कंपाउंड को HBr के साथ कराएंगे रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो डबल बॉन्ड खुल जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। और फिर इसको हम लोग फिंगलेस्टीन रिएक्शन कराएंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग कराए थे। यहाँ Cl को हटा के I लाए थे, अभी हम लोग यहाँ ब्रोमीन को हटा के I लाएंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग सोडियम आयोडाइड, एसीटोन और हीट का साइन देंगे। तो हमारे पास 4 कार्बन का चेन रहेगा, जहाँ ब्रोमीन है वहाँ क्या आ जाएगा? आयोडीन। और इस प्रकार से हमारा 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हम लोग 22 और 23 का आंसर बताएं। अब 24 बहुत आसान है, आधा रिएक्शन लिखा हुआ, आधा आप लोग को पूरा करना है ना। आंसर भी आप लोगों को सेंड किए हुए, आप लोग बना लीजिएगा। अब हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे थे
हाइलो अल्केन बनाने का मेथड। अभी हमारा हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या हाइलो अल्केन। हाइलो अल्केन को ही कहा जाता है अल्काइल हैलाइड। नंबर 1 फिजिकल स्टेट, लोअर अल्काइल हैलाइड्स सच एज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। लोअर का मतलब होता है कम कार्बन के कंपाउंड। लोअर अल्काइल हैलाइड मतलब कम कार्बन के जो अल्काइल हैलाइड हैं आर गैसेस, ये गैसेस अवस्था में पाए जाते हैं। हायर अल्काइल हैलाइड्स अप टू 18 कार्बन एटम्स आर लिक्विड्स। फिर इससे ऊपर हम जाएंगे तो 18 कार्बन तक के जो अल्काइल हैलाइड होंगे वो लिक्विड अवस्था में पाए जाएंगे और उससे ऊपर वाले सॉलिड अवस्था में पाए जाएंगे। नंबर 2 है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंतर्गत अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड सारे कंपाउंड आते हैं। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, मतलब ये जो नियम है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लागू होगा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसको याद रखिएगा। देयरफॉर अल्काइल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, है ना। इसलिए अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट संबंधित अल्केनों से अधिक होता है। संबंधित अल्केनों से अधिक होता है कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेते हैं और ये 2 कार्बन का अल्केन है, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का हम तुलना करेंगे तो अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर हम लोग 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हम यहाँ 3 कार्बन का अल्केन लेंगे तो अल्केन से अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। ये नहीं कि इसको 3 कार्बन के लिए और इसको 15 कार्बन के लेंगे, ऐसा नहीं। दोनों में कार्बन की संख्या अगर बराबर रहेगा तो अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अल्केन से क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का मास अधिक होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये मीथेन है CH4, ये अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, जब मीथेन में से एक H को हटाएंगे यहाँ क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। चलिए हम लोग सबसे हल्का लेते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इसका मास सबसे कम होता है। तो C और 3H तो यहाँ भी है, C और 3H तो यहाँ भी है। अब यहाँ एक H हटा और उसके स्थान पे फ्लोरीन आया तो जो एटम हटा वो 1 ग्राम का था और जो एटम आया वो फ्लोरीन का मास 19 होता है, 19 mu। तो 1 mu का हटा और वहाँ 19 mu का एटम आया तो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, अल्केन से ज़्यादा होगा। इसलिए अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अल्केन से अधिक होगा क्योंकि अल्काइल हैलाइड का मास अधिक होगा। फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, अगर मान लीजिए अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा, देखिए अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल आयोडाइड है, सभी का अल्काइल ग्रुप मान लीजिए सेम है तो अल्काइल ग्रुप का मास तो सबके लिए बराबर रहेगा। लेकिन फ्लोरीन से ज़्यादा मास होता है क्लोरीन का, क्लोरीन से ज़्यादा मास होता है ब्रोमीन का, अब ब्रोमीन से ज़्यादा मास होता है आयोडीन का। तो चूँकि हाइड्रोजन का मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा इसी क्रम में बढ़ेगा, अर्थात अल्काइल फ्लोराइड से अल्काइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और अल्काइल क्लोराइड से अल्काइल ब्रोमाइड का उससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल आयोडाइड का होगा। इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब ये हुआ कि अल्काइल हैलाइड जिनका फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला सेम होगा तभी वो आइसोमर कहलाएगा। अब अगर फार्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। और अभी हम लोग ऊपर में चर्चा किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इंक्रीज करता है, लेकिन अगर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड रहेगा तो सारे कंपाउंड का मास सेम हो जाएगा तो क्या बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, नहीं। तो क्या होगा, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में वृद्धि के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अभी हम कुछ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड लेते हैं उदाहरण के तौर पर। देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 अल्काइल हैलाइड है, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, एक एक ब्रोमीन सभी के पास है और हाइड्रोजन की संख्या भी सभी में बराबर है। तो इन तीनों का फॉर्मूला सेम है तो मास भी सेम होगा,
लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, चारों कार्बन लगातार है। अब ब्रोमीन भी किनारे पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए एक कार्बन ब्रांच में आ गया, यहाँ पर 2 कार्बन ब्रांच में है, तो इससे क्या होगा सर? देखिए ब्रांच होने से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का आकार देखिए यहाँ बड़ा था, मॉलिक्यूल का आकार देखिए यहाँ छोटा हो गया, मॉलिक्यूल का आकार देखिए यहाँ पर छोटा हो गया। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांच बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने से उसका जो भंडरवाल फोर्स होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में वो डिक्रीज करता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि अगर आइसोमर रहेगा मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। आप सिर्फ इस लाइन को याद रखिएगा। यहाँ पे उसका आंकड़े के साथ हम दिखाए हैं तीनों एग्जाम्पल में। देखिए तीनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखिए तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जिसमें ब्रांच नहीं था उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ब्रांच बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट हल्का कम हुआ, ब्रांच और बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। तो ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तीसरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया पानी में घुलने की क्षमता। तो अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, पोलर इन नेचर, बट वेरी लेस मिसिबल विथ वाटर। लेकिन ये वाटर में बहुत कम घुलते हैं। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कमी के चलते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हल्का सा आप लोग को हम बताए थे कि जो हाइड्रोजन फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बशर्ते कि सामने वाला मॉलिक्यूल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन तीनों में से कोई आइटम रहेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और कोई भी कंपाउंड अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो पानी में आसानी से घुलेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं या डायपोल इंटरेक्शन जो बनाएगा वो भी पानी में हल्का फुल्का घुलता है। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे या डायपोल इंटरेक्शन नहीं बनाएंगे वो पानी में नहीं घुलते हैं। इसलिए अल्काइल फ्लोराइड को छोड़कर अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड ये पानी में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोग नोट्स नहीं रटिएगा, वो लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक था हेडिंग, उससे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए आपके सामने है। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जब भी एग्जाम में पूछेगा तो अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखिए 1 और 2 में कंपाउंड के कुछ सेट दिए हुए हैं। इन सभी कंपाउंड को बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है हम लोग को, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर कैसे आए हम लोग वो समझते हैं। यहाँ ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डायब्रोमीथेन। यहाँ जो नाम लिखा हुआ है आयोपिक सिस्टम में भी लिखा हुआ है, ओल्ड सिस्टम में भी लिखा हुआ है। तो ये नाम से कंपाउंड को पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ मीथ है, यहाँ भी मीथ है, यहाँ भी मीथ है। मीथ का मतलब होता है एक कार्बन। देखिए सभी का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। ये ब्रोमोमीथेन है, ये ब्रोमोमीथेन, ये हमारा ब्रोमोफॉर्म है ना। CHBr3 को बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, CHBr3। ये क्लोरोमीथेन है, ये डायब्रोमोमीथेन है। तो ये चारों कंपाउंड को हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमको जानना है इन चारों में किसका मास सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, उससे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखिए हम लोग कैसे कंपेरिजन करेंगे। यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन है। तो कार्बन का मास तो सबके लिए बराबर है। लेकिन यहाँ एक ब्रोमीन है, यहाँ 3 ब्रोमीन है और यहाँ 2 ब्रोमीन है। इसमें कोई शक नहीं कि एक ब्रोमीन वाला से 2 ब्रोमीन का मास ज़्यादा होगा और 2 ब्रोमीन से 3 ब्रोमीन का मास ज़्यादा होगा, है ना। अब यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल इन दोनों में से किसका मास ज़्यादा किसका मास कम होगा। तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है।
CH3 का मास दोनों के लिए तो बराबर होगा, लेकिन यहाँ ब्रोमो है, यहाँ क्लोरो है, तो ब्रोमो और क्लोरो में किसका मास अधिक होता है? ब्रोमो का। इसका मतलब ब्रोमोमीथेन से क्लोरोमीथेन का मास कम होगा, तो सबसे कम मास इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा, और इससे भी अधिक मास इसका होगा, सबसे अधिक मास इसका होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इसी क्रम में बढ़ेगा, मैंने सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरोमीथेन का, उससे ज़्यादा ब्रोमोमीथेन, उससे ज़्यादा डायब्रोमोमीथेन, और सबसे ज़्यादा ब्रोमोफॉर्म का। आप आंसर में यहाँ देख सकते हैं, ये क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उससे अधिक ब्रोमोमीथेन, और उससे अधिक डायब्रोमोमीथेन, सबसे अधिक ब्रोमोफॉर्म, है ना। इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे। इसमें हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ये हो गया हमारा, देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन, ये है आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन का चेन होगा, बीच में बॉन्ड खाली आइसोप्रोपाइल, और यहाँ लगा दिए Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ भी एक Cl है, यहाँ भी एक Cl है, यहाँ भी एक Cl है। Cl का मास तो तीनों बराबर हो गया, लेकिन यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली इस कंपाउंड का मास सबसे अधिक होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे अधिक होगा। अब आते हैं इन दोनों में, तो ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, 1 क्लोरीन, और दोनों के पास हाइड्रोजन का संख्या भी बराबर होगा। तो अब इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? तो आइसोमर के केस में ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो भैया यहाँ पर क्लोरीन किनारे में लगा हुआ है, यहाँ ब्रांच नहीं है, यहाँ बीच में लगा हुआ है, मतलब ये ब्रांच में आ गया, तो ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इन दोनों से सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट इसका है, तो इसका आंसर होगा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का, उससे ज़्यादा 1 क्लोरोप्रोपेन, और उससे भी अधिक 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करने के लिए। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।